नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। राजस्थान की बात आती है तो आप सभी के मन में एक बात अवश्य आती है और वो बात होती है आन बान और शान की। राजस्थान का नाम आता है तो मरुस्थल की बात भी होती है, नदियों की बात भी होती है, पहाड़ों की बात भी होती है, जंगल की बात भी होती है। साहित्य की चर्चा करें तो साहित्य में राजस्थान को विशेष संदर्भों में उल्लेखित किया गया है। बताया गया है कि राजस्थान की जो पहचान है वो आन बान और शान की तो है, लेकिन ये धोरों की जो धरती है वो अपने सीने में एक ऐसा स्रोत रखती है जो पानी की तरह निर्मल है, प्रवाहमान है, जिसमें सरस्वती जैसी नदी विराजित रहती है, जो अंतः सलीला है लेकिन अपने सरोकारों में, अपनी संस्कृति में, अपने पूरे सौष्ठव में कहीं ना कहीं पूरे समाज को और व्यक्ति को शामिल करते हुए चलती है। ये वो राजस्थान है जहाँ नंगे पांव रेतीली धरती पर मीलों चलने पर आपको किसी कुएं से पानी की एक ऐसी सभ्यता से परिचय होता है जो सभ्यता आपको पीलीबंगा से लेकर कालीबंगा तक ले जाती है। विराटनगर की धरती, बुद्धिज़्म की धरती, जैन धर्म की धरती और न जाने कितनी सभ्यता और सरोकारों को समेटे हुए ये धरती जो पूरे एक परिवेश में, एक पूरी व्यापकता में अपनी अलग पहचान रखती है। ऐसे राजस्थान की चर्चा के लिए म्हारो प्यारो राजस्थान में आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा। डॉक्टर राजेश कला, साहित्य और संस्कृति के सरोकारों से जुड़े हुए हैं और पर्यटन विभाग राजस्थान में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ राज्य मेला प्राधिकरण में भी डिप्टी सीईओ की उनकी भूमिका है। कला को लेकर, संस्कृति को लेकर, सरोकारों को लेकर और तमाम रूप से राजस्थान को अभिनव पहचान दिलाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज पहले ही सवाल से हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान को आप अपने रूप में कैसे देखते हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार और सर्वप्रथम जयपुर दूरदर्शन का आभार कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझे आमंत्रित किया। सुधीर जी, राजस्थान का नाम आते ही जी सर्वप्रथम जो मन में एक परिकल्पना आती है वो यहाँ के ऐतिहासिक गौरव जी, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, हस्तशिल्प, इसके साथ साथ जो जनजीवन में जीवंतता है जी, वह हमारे रूप सामने एकदम साकार होती है। और आपको आश्चर्य होगा कि वो विश्व का सबसे सघन जन घनत्व वाला क्षेत्र है जी। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में राजस्थान ने अपने रंगों को सजाया, अपने कला और संस्कृति को विश्व में फैलाया। ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि यूएसपी है। और जैसा आप कह रहे हैं, राजेश जी ने बताया कि राजस्थान की जो ये यूएसपी है, इसी को आगे बढ़ाने की बात करें तो राजस्थान में, राजेश जी, जब बात की जाती है तो सबसे पहले राजस्थान का परिवेश आते ही एक जो हमारे यहाँ चित्रात्मकता है, रंग हैं, रंगों का संयोजन है और जो एक पूरे परिवेश की चमक है, जैसा आप कह रहे थे, ये इतनी व्यापक है कि राजस्थान कहीं भी फीके रंगों में नहीं देखा जाता, एक बड़े सरोकार के रंगों में देखा जाता है। तो उस रंग को लेकर आपके पर्यटन के पक्षों के आधार पर मैं दर्शकों को आपके माध्यम से परिचित कराना चाहूँगा कि कुछ प्रमुख रंग जिनका परिचय आपके माध्यम से दर्शकों को मिल सके। मैं वापस उसी यूएसपी पे आऊँगा सुधीर जी, और मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो मरुभूमि की जितनी विषम परिस्थितियां जीवन की रही हैं, उसके बाद भी जितने रंग हैं, जितने उत्सव हैं, जितने मेले हैं, जितने त्यौहार हैं, राजस्थान के लिए कहा जाता है कि 7 वार 8 त्यौहार। क्या बात है कि कुल वार सोमवार से लेकर रविवार तक 7 हैं और त्यौहार हमारे 8 आते हैं जी। और उसमें भी विविधता की जो बात है, तो हमारे यहाँ एक बड़ी लोक प्रचलित कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। अर्थात 1 कोस पे जो है आपके पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पे वाणी का रूप बदल जाता है। इतना होने के बाद भी राजस्थान के आप किसी भी कोने पे जाइए, आपको जो राजस्थान का आतिथ्य भाव है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, हमारी टैगलाइन आपको ध्यान है, पधारो मारे देश, प्लीज डू कम माई कंट्री। तो अतिथि देवो भव की जो सनातन संस्कृति का सूत्र वाक्य है कि अतिथि देवता के समान है, उसको हमने इतना आत्मसात किया कि हम कह रहे हैं कि पधारो हमारे देश, प्लीज डू कम माई कंट्री। और आने के बाद एक बार कोई विदेशी पाहुणा अगर इस धरती पे आ गया तो मेरा अनुभव यह है, मैं समझता हूँ कि वो जीवन में इन स्मृतियों को कभी विदा नहीं कर सकता जी। जितने हमारे राज्य में विविधताएं हैं, मोटे तौर पे अगर हम कहें तो एक बर्फ़ और समुद्र को छोड़ दें
तो राजस्थान में जितना कुछ है मुझे लगता नहीं कि विश्व में कहीं होगा। जी। पहाड़, किले, नदियाँ, झीलें, वन्य जीवन, ट्राइबल कल्चर, ये सब यहाँ की बावड़ियाँ। जी। आप देखेंगे कि हमारी बावड़ियों में जैसे विश्व प्रसिद्ध बावड़ी है आभानेरी, दौसा के पास है। टोडा राय सिंह की बावड़ियाँ हैं जहाँ पहली फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। ऐसे न जाने कितनी अगणित बावड़ियाँ हैं। उन बावड़ियों का आप कला शिल्प देखें तो आपको कई बार ये सोचने पे आप विवश हो जाएंगे कि क्या ये मनुष्य की कलाकृति है। इसी तरह से किले, आप ये सोचिए कि आज इतने आधुनिक संसाधन हैं तब भी हम ऐसी कोई चीज़ निर्मित नहीं कर पाए। और आज से 1000 वर्ष पूर्व जब राजस्थान में इस तरह की कोई मशीनें और संसाधन नहीं थे, तब हमने रणथंभौर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला, आपके जैसलमेर का सोनार किला, जोधपुर का किला, ये सब मेहरानगढ़ से लेकर उसके अलावा हर गांव में आपको कोई न कोई हवेली या छतरी जरूर मिली, है ना। तो अब आप ये देखिए, पहले हमारे राजस्थान में क्या था कि आम जनता के पास भले ही मकान ना हो जी, लेकिन वो एक कलात्मक मंदिर या छतरी या बावड़ी। अब ये बावड़ियाँ, जैसे आपको मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, वो एक कला और विज्ञान का संगम था जी, वाटर हार्वेस्टिंग का। मतलब आज हम उन चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो हमारे मनीषी थे उन्होंने सैकड़ों साल पहले ये देखते हुए कि राजस्थान में वर्षा कम होती है, बावड़ियों का कॉन्सेप्ट किया जिससे पानी रिचार्ज हो रहा है। तो हमारी जो संस्कृति में प्रकृति के साथ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संस्कृति का इस तरह से विकास हुआ कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीज़ें संचित करके रखें। ये राजस्थान की अनूठी एक विशेषता है। जी, दर्शकों, आपने देखा कि राजेश जी ने बड़े महत्वपूर्ण पक्ष की ओर हमें इंगित किया है, और वो पक्ष है पानी। और पूरी दुनिया में आज आप देखें तो पानी की बात होती है, पानी सहेजने की बात होती है। और जैसा राजेश जी कह रहे थे कि पानी पर इस सृष्टि के सभी जीवों का अधिकार है। ये मनुष्य ही नहीं है जो उस पानी को उपयोग करे, बल्कि सृष्टि के सभी जीव जो उस स्थान पर उपलब्ध हैं उनके लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। और पानी का ये सरोकार जो था बावड़ियों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, और विशेष रूप से वर्षा जल को संकलित करने के लिए तालाबों के माध्यम से, और जो यहाँ की नदियाँ थीं उन नदियों में भी इस तरीके से संयोजन किया गया था कि पानी की निरंतरता बनी रहती थी। राजेश जी, आप देखें कि हमारे यहाँ तो पुष्कर जैसी जगह है जो जिसको संसार में सबसे पवित्र जगह के रूप में माना गया है, और वो परंपरा भी पानी से ही शुरू होती है, पुष्कर सरोवर से। तो ये सरोवर बावड़ी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। और चूंकि आपने एक बात कही थी कि मेले हमारी परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक हैं, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, राजस्थान के परिवेश को देखा है, प्रत्येक मेले में कहीं ना कहीं सिर पर मटके लिए या कलश में पानी लेकर, फूल लेकर, या पानी का सरोकार कहीं ना कहीं सम्मिलित होता है। तो मैं मेले के संदर्भ में भी जो पानी का एक हमारे यहाँ आख्यान है, कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, और विशेष रूप से जो घर की महिलाएं हैं जब भी कहीं जाती हैं तो दूब के माध्यम से पानी का छिड़काव करके कहीं ना कहीं वो संदेश, तो उसको मैं आपकी ओर से आगे बढ़ाना चाहूँगा। जी, ठीक कहा। हमारी संस्कृति में प्रकृति के समस्त उपादानों को हमने पूजा है जी, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, वायु हो। तो जितने भी मेले होते हैं, आपने सही कहा कि प्रमुखतः वो जल स्रोतों के या नदियों के या तालाबों के किनारे हैं। अब राजस्थान में अगर आप देखें तो पुष्कर का मेला आप देख लीजिए, बेणेश्वर का मेला आप देख लीजिए, चाहे आप रामदेवरा का देख लीजिए, गढ़सीसर तालाब जैसलमेर में है। जितने भी आपको कहीं भी, सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम है, रामेश्वर घाट में वहाँ मेला लगता है, चंबल के किनारे लगते हैं। तो जल मुख्य स्रोत था। और देखिए, मेले जो है वो संस्कृति के संवाहक हैं जी। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, आज तो सब संसाधन है आवागमन के, उस समय जनसंख्या विरल थी, तो कितना वैज्ञानिक उन्होंने ये एक तरीके से व्यवस्था की कि प्रत्येक स्थान में एक तिथि निर्धारित कर दी ताकि वहाँ आसपास के सारे लोग आएं और उन मेलों के माध्यम से न केवल एक दूसरे से मिलें, अपने दैनिक उपयोग की सामग्री भी खरीदें। जी। आप समझ रहे हैं, साथ ही साथ जो है एक दूसरे से परिचित हों। अगर आप जयपुर के परिप्रेक्ष्य में इसको समझें तो चाकसू में शीतला माता का मंदिर था। अब शीतला माता मंदिर वार्षिक मेला होता है, उस मेले में मुझे ध्यान है, कभी आपको जाने का अवसर मिले,
जितने भी कृषि उपयोग की वस्तुएं हैं, जी, जी। दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, वर्ष भर में काम आने वाली चीज़ें हैं, चाहे मसाले कढ़ाई हो, चिमटा से कढ़ाई लेकर, चिमटा हाँ, हो, हाँ, सब चीज़ें, तो उसका दो तरफा लाभ है। एक तो पहले बाजार जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी, इन्हीं स्थानों पे जाकर के साल भर का सामान खरीद लिया। दूसरा जो विक्रेता है उसको भी इंतज़ार रहता था कि अभी यहाँ मेला होगा, इसके बाद वहाँ होगा, इसके बाद वहाँ होगा। फिर मेलों में जैसे पशुओं का भी, क्योंकि राजस्थान मूलतः तो कृषि प्रधान राज्य रहा है जी। तो अपने चाहे पुष्कर हों या नागौर में परबतसर हों, जितने भी बड़े मेले हैं, या भरतपुर में एक जगह स्थान होता है, उन मेलों में किसान जाते थे अपने लिए बैल खरीदने या घोड़े लेने या भेड़ बकरी ऊंट लेने। आप समझ रहे हैं? तो मेला एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा किसान या आम आदमी अपनी दैनिक उपयोग और कृषि संबंधी चीज़ों का आदान प्रदान करता था। साथ ही संस्कृति के जो आने वाले नए हमारे पीढ़ी है वो भी परिचित होती थी कि नृत्य आप देखिए कि आज पुष्कर का जो परिचय है, जी जी, कालबेलिया केवल जो पद्मश्री गुलाबो जी हैं, गुलाबो जी ने उसको विश्व विख्यात कर दिया, है ना। वो कला जो है आज पूरे विश्व में जानी जाती है, सपेरा कला जो है। जी जी। और पुष्कर की पहचान उनसे और उनकी पहचान पुष्कर से हुई। जी। तो पुष्कर आज अंतर्राष्ट्रीय मेला बन गया जहां देश विदेश के जो हमारे अतिथि हैं वो प्रतीक्षा करते हैं कि पुष्कर कब होगा। तो दूसरा जो मेले हैं उन स्थलों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो उनसे काफ़ी प्रभावित होती हैं। आज अगर आप अभी कल ही संपन्न हुआ है खाटू श्याम जी का मेला, आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 30 से 35 लाख लोग आए हैं। मैं चूँकि राज्य मेला प्राधिकरण का डिप्टी CEO हूँ, इसलिए मेलों का आयोजन एकदम सुरक्षित और सुगम रूप से हो, इसके लिए मैं खाटू श्याम जी गया था, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी थी। अब आप ये अनुमान लगाइए कि एक छोटे से गांव में, ग्राम पंचायत है खाटू श्याम जी, अगर 35 लाख लोग 10-11 दिन में आ रहे हैं और 35 लाख लोगों में से अगर औसतन 500,000 रुपये भी खर्च हुए तो वो पैसा कितनी जगह वहाँ गया, कितनी जगह, हाँ, आजीविका का बड़ा स्रोत बना। ठीक है। इसी तरह से आप डिगी कल्याण जी का मेला चलता है, वर्ष भर पदयात्राएं चलती हैं, आप समझ रहे हैं। सालासर बालाजी का चलता है, रणथंबोर त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का चलता है। तो ये हमारे मेले जो हैं राजस्थान की इकोनॉमिक उसके भी धुरी हैं। आप जी जी। राजेश जी, मुझे लगता है मेलों की बात चली है तो मेलों में गीत है, संगीत है, जो राजस्थान की आत्मा है, जो यहाँ के स्वर हैं, जो यहाँ के आलाप हैं, जो यहाँ हवाओं की गूंज है और जो पंक्तियाँ हमारे साहित्य से संचरित होते हुए हमारे संगीत में जाती हैं। और आप देखिए कि देश का, मुझे लगता है कोई भी सिनेमा, OTT, टेलीविज़न, रेडियो, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहाँ राजस्थान के संगीत को प्राथमिकता नहीं दी गई हो। बिल्कुल सही। तो मैं संगीत के उन्हीं पक्षों पर एक व्यापक आपकी दृष्टि चाहूँगा कि किस प्रकार से राजस्थान का संगीत जो है हम सबको प्रभावित करता है। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। राजस्थान के संगीत को आप अगर आप देखें कि जो मरुस्थल में है, हमारे लंगा और मांगणियार जो थे भाई लोग, वो सदा से ही जो है जागीरदारों के यहाँ गाने बजाने का काम करते थे। और दो पक्ष का था इसका मामला। जागीरदार हमेशा इन्हें संरक्षण देते थे ताकि ये कलाएँ हमेशा चलती रहें, और वो लंगा मांगणियार पीढ़ी दर वो चलते रहते थे। उनमें शास्त्रीयता भला ना हो लेकिन एक लोक भाव रहता था। और इसीलिए आज हमारे लंगा मांगणियार कलाकार जो हैं, जैसे समंदर खां जी हैं, गाजी खां जी हैं, ये पूरे विश्व हैं, विश्व में पहुंच गए। कितने कलाकारों को तो पद्मश्री मिला है। दूसरा, जयपुर में आपको ध्यान हो तो डागर बंधु घराना था, वो ध्रुपद के हैं। साथ ही साथ अगर हमारे अहमद हुसैन मोहम्मद हसन ब्रदर हैं गज़ल के, उनका जो भाव है। इसी तरह नए बच्चे अभी सलीम खान जो कव्वाली में इसमें जो निकल रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे रूपों में देखें, जैसे मेवात एरिया में है, भपंग एरिया था, तो जहूर खां मेवाती जी थे, वो फिल्मों तक में गए अंतर्राष्ट्रीय, और उनका जो भपंग का वादन था वो अपने आप में यूनिक है, उसको कोई और साज उसकी तुलना नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर आपने देखा हो तो मोरचंग एक वाद्य यंत्र है, उसमें दर्शक को समझ में नहीं आता कि ध्वनि कहाँ से आ रही है। जी, कमायचा है, रावण हत्ता है। अब ये सब राजस्थान के यूनिक है। कहीं भी आपको दूसरे प्रदेशों में इस तरह के वाद्य यंत्र नहीं मिलेंगे। और बार बार मैं आपको वही दोहरा रहा हूँ कि मरुस्थल में जब जीवन इतना कठिन था तब भी वो जीवन से संगीत खोज लेते थे। क्या बात, मतलब ये कहा जाता था कि राजस्थान की रेत में संगीत बसता है।
तो वो राजस्थान की रेत उस संगीत के प्रवाह को और व्यापक करती थी। और इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ राजेश जी, जैसलमेर जैसे महोत्सव है, बीकानेर महोत्सव आपने बात की, विशेष रूप से मैंने देखा है कि जितने देश के शास्त्रीय घरानों के लोग हैं या जो संगीत के प्रेमी हैं, वो धोरों पर उस संगीत को सुनने के लिए, उस आत्मा को महसूस करने के लिए जाते हैं। और उसके साथ साथ एक विशेष चीज़ है, जैसे आपने कहा मेला हो और मिठाई की बात ना हो, तो ये भी तो मिठाई है जो यहाँ का स्वाद है, जो यहाँ का चटखारा है। और वो मैंने देखा है कि तमाम मेलों में जो भोजन पद्धति है यहाँ की, वो भी एक विशेष आयाम रखती है। तो उस भोजन पद्धति का जो पूरा एक सरोकार है यहाँ की माटी से भी है। बीकानेर की नमकीन ले लें, जोधपुर का मीठा ले लें, भरतपुर का है, चिड़ावा का है, चूरू का है, हर जगह की अपनी एक अलग अलग पहचान है। तो गजक से लेकर नमकीन तक पूरे परिप्रेक्ष्य में आपने देखा है और उसका कोई तोड़ भी नहीं है। ये बिल्कुल तो उस पर आपने सही कहा है। जैसे बीकानेर की मिठाइयाँ, बीका जी और हल्दीराम जी नाम में लेके कह रहा हूँ क्योंकि विश्व प्रसिद्ध हैं। जी जी। आज वो एक्सपोर्ट होती हैं। जयपुर में कितने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं। आप चिड़ावा के पेड़े ले लीजिए, आपने बताया भरतपुर की गजक है, करौली के पताशे हैं और बूरा है, जो आजकल लुप्त ही हो रहा है, लेकिन वो अपनी उनकी विशेषता है। इसके अलावा जो आपका किशनगढ़ है और दौसा है, वहाँ का मक्खन बड़ा विश्व प्रसिद्ध है। जोधपुर की जो मनोहार है, मिठाइयाँ हैं, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब हमने जीवन से चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियां रही हो, लेकिन उसमें से रस कभी खोया नहीं। जी, स्वाद को हमेशा रखा। और जीवन जिसको कहते हैं जिजीविषा, राजस्थान के व्यक्ति की सबसे बड़ी बात है जिजीविषा। और जिजीविषा की अगर बात करते हैं, थोड़ा दूसरे ऐतिहासिक पक्ष में आते हैं, तो महाराणा प्रताप से बड़ा जिजीविषा का कोई संसार में उदाहरण नहीं मिलता। बिल्कुल। आपने पढ़ा ही होगा, वियतनाम के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, बाद में वहाँ के राष्ट्रपति भी बने। वो जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने अपने जो समाधि पर लिखाया कि महाराणा प्रताप का एक छोटा सा शिष्य। अरे क्या वाह। उनकी माँ ने कहा था कि जब आप राजस्थान जाएं तो हल्दी घाटी जरूर जाएं, वहाँ से मिट्टी मेरे लिए लेके आए। क्या बात है। तो क्योंकि महाराणा प्रताप विश्व के जितने भी स्वतंत्रता प्रेमी हैं उनके लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत हैं कि जिन्होंने बिल्कुल किसी भी परिस्थिति से समझौता नहीं किया। हाड़ी रानी की पति, उनका लगा कि पति का मोह हो रहा है और निशानी मांग रहे हैं, तो निशानी में मन रहेगा तो अपना सर काट दे दिया कि ठीक है। और उसके बाद क्या युद्ध किया उन्होंने जो है। तो कहने का मतलब जो त्याग, जो बलिदान, जो राष्ट्र के प्रति एक समर्पण भाव है, वो मैं कह रहा हूँ विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और राजस्थान की जो एक थोड़ी अनूठा चीज़ जो है कि राजस्थान पहले राजाओं के शासन में था और फिर सीधा स्वतंत्र हो गया। जी। देश के बाकी राज्यों के साथ ये था कि वो ब्रिटिश शासन में रहे, हम लोग कभी ब्रिटिश शासन में सीधे नहीं रहे। और जो हमारा एकीकरण हुआ वो लगभग 8 वर्षों का कार्यक्रम था, 1948 से चल के 56 तक, जब सुनील टप्पा लास्ट में जब तक नहीं मिला। तो इतना लंबा एक कालखंड था। 30 मार्च 48 को जब आज के राजस्थान के रूप में आया तो उसमें यही देखा गया कि जो राजस्थान की संस्कृति को जोड़ने वाले एरिया वो कोई छूट ना जाए, तब जाके हुआ। अन्यथा 15 अगस्त 47 में इसको भी किया जाता जी। लेकिन इसीलिए क्योंकि राजस्थान जैसा दूसरा नहीं है, तो यहाँ का कोई दूसरी जगह चले जाएगा तो हमेशा वो जड़ से कट जाएगा। मैं इस अवसर पर, चूँकि ये विशेष कार्यक्रम है, तो मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि राजस्थान ने साहित्य को जो पहचान दी है निश्चित रूप से अभिनव है। और राजेश जी, मीरा की बात करें तो मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मुझे लगता है कि भक्त परंपरा में शायद ही कोई भक्त ऐसा रहा होगा जो अपने आराध्य के प्रति जिसका इतना समर्पण है और जो एक पूरे साष्टांग भाव से वो ये कह रहा है कि मैंने तो अपने आराध्य को अपने पूरे जीवन में खरीद लिया है, मोल ले लिया है, और उसके लिए वो पूरे समाज से लड़ जाएं और अपने व्यक्तित्व की पहचान का विकास वो उस तरीके से करें कि भक्ति परंपरा में उनका स्थान सिरमौर रहे। ऐसी मीरा राजस्थान में आख्यान परंपरा आप देखें, चंदबरदाई के आप सारे जो वक्तव्य हैं, उनकी जो कविता है उसको आप देखें, सूर्यमल मिश्रण के आप जो अंश हैं उनको देखें, और इसके अलावा आला उदल के रूप में, और जो यहाँ की एक शाश्वत दोहे वाली परंपरा थी जिसमें पूरा चारण और भाट साहित्य लिखा गया, उस पर राजेश जी बात की जाए तो राजस्थान को उससे एक अलग पहचान तो मिलती है। बिल्कुल, और एक जो राजस्थान का अभिनव स्वर उभर कर आता है, और साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मैं जानना चाहूँगा कि आप उसको अपने रूप में कैसे देखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। राजरानी मीराबाई जो थी जी, मतलब आप देखिए कि राज परिवार से जी, और सबसे गौरवशाली राज परिवार में विवाह हुआ, उसके बाद भी मन बचपन से श्री कृष्ण में रमा हुआ था, और विद्रोह करके उन्होंने
और गली गली घूमना स्वीकार किया और अंत में श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। जी, ऐसा भी उदाहरण कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता। और मीराबाई के जो दोहे हैं वो उनकी आत्मा की आवाज़ है, जो आज हर गली में गाते हैं। मेड़ता में जो है मीराबाई का जो जन्म स्थल है, वहाँ हमने मीराबाई का पैनोरमा भी बनाया है महोत्सव और भी है। लाइट एंड साउंड शो भी होता है और महोत्सव भी होता है, ताकि नई पीढ़ी को मीराबाई के बारे में एक पूरा पता परंपरा रहे, पूरा पता रहे और सरोकार रहे। साथ ही साथ जैसे साहित्य की बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप के बारे में एक आता है कि एक बार मन थोड़ा उनका उदास हुआ जब अरे उन्होंने घासरी देखा रोटी जद बन कि जब बिलावड़ों ले राजकुमार, मतलब आप देखिए इतने प्रतापी राजा और उनके बड़ा राजकुमार वो हरी घास की रोटी खा रहे थे, उसको भी जब वन बिलाव ले भागा तो उनके मन में क्या आया, तो एक क्षण के लिए अगर कमजोर हुआ मन, तो वो कवि थे पीथल, हैं पीथल, जिन्होंने कहा कि नहीं, झुकना नहीं है, राणा और वापस उनको एकदम चेतना आई कि मैं कहाँ जा रहा था। ऐसे ही अगर आप अजमेर का पृथ्वीराज चौहान का देखें, चंद बरदाई ने अगर उनको प्रेरणा दी कि 8 भास 24 गज अंगुरष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान, तो हमेशा जो हमारे कवि थे वो एक तो आपको अच्छा लगेगा जान के कि बचपन से ही उनको संस्कृति के बारे में पूरा ज्ञान रहता था और राजाओं के साथ, उनकी सेनाओं के साथ चलते थे और उनमें जोश भरने का काम करते थे। जी। हमारे इतिहास और परंपराओं के संरक्षण का काम, साथ साथ समसामयिक जो चल रहा है उसका लिपिबद्ध करने का काम भी होता था। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को उन्होंने पूरा समेटा जो है। ऐसे 1800 स्वतंत्रता संग्राम जो 57 का था, उसमें भी काफ़ी कवियों ने अपनी आवाज़ दी। तो उसी का कारण था कि राजस्थान में भी क्रांति के, चाहे वो बिजोलिया हो, चाहे आउवा हो, चाहे कोटा हो, सब जगह क्रांति हुई। एक पूरा वैचारिक परिदृश्य बदला जी, उसके जिम्मेदार वो कवि थे। उन्होंने ही आम जन को उद्वेलित किया कि स्वतंत्रता ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और दर्शकों, आप देखते हैं कि ये साहित्य की परंपरा का ही एक पूरा व्यापक पक्ष है कि जब हमारे मन में जब कहीं कोई अवसाद होता है, जब कहीं अंधेरा छाता है, तो शब्द की ताकत वही ताकत होती है जो हमें प्रकाश की ओर ले जाती है और सबसे बड़ी बात हमारे मन के सोए हुए विश्वास को जगाती है। और मैं लगे हाथ राजेश जी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि दर्शकों में से कुछ लोग जो उस पर्यटन को लेकर, सिनेमा को लेकर, साहित्य को लेकर या विशेष रूप से फिल्मांकन की पृष्ठभूमि को लेकर राजस्थान में काम करना चाहते हैं, तो क्या विभाग की ओर से कुछ ऐसी सुविधाएं हैं या कुछ सरलता उनको ऐसी मिल सके कि वो यहाँ शूटिंग आसानी से कर सके? आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, उनको विभाग में आवेदन करना पड़ेगा और विभाग की जिम्मेदारी है कि जहाँ से भी उनको एनओसी चाहिए होती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे एएसआई हो, चाहे स्टेट आर्कियोलॉजी हो, वो हम उनको उपलब्ध कराते हैं। और ये प्रयास हमारा रहता है कि उनको शूटिंग में किसी तरह की कोई दुर्गमता ना आए। जी। और दर्शकों, ये बड़ा अच्छा अवसर था और समय हमारे लिए सीमा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से राजस्थान की बात आए और जो म्हारो प्यारो राजस्थान की बात आए, तो आपके मन में सरोकार की भावना, साहित्य की भावना, संस्कृति की भावना और सबसे बड़ी बात, एक मनुष्य को परिपूर्णता के लिए जितने भी तत्व चाहिए वो सारी अंतरंगता आपको राजस्थान में मिलेगी और हमारे दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे और भविष्य के सरोकारों के लिए राजस्थान को विशेष और अभिनव पहचान दिलाने के लिए हम सभी संयोजित रहेंगे, मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। मैं पुनः जयपुर दूरदर्शन और दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज अवसर उपलब्ध कराया। धन्यवाद।